मैं आपको पिछले हफ्ते की कुछ घटनाओं से रूबरू कराना चाहता हूँ, जो शायद आपने पढ़ी भी हो, देखी भी हो, या हो सकता है मिस हो गया हो क्योंकि मीडिया जो फॉर्मल मीडिया है वो बहुत चीजें नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे, क्रम में देखेंगे, तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। उस पैटर्न में सिंबल्स को एक्वायर करने का पैटर्न है, उसमें सामाजिक धार्मिक आधार पे मतभेद को जबर उस मकाम पे ले जाना है जहां एक पक्ष जो माइनॉरिटी का है उसके लिए दहशत का सबब बने। उसी तरह गवर्नेंस में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के अगर आप उस पैटर्न को पहचान जाएंगे तब आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप उस पैटर्न को डिसजंक्टेड फॉर्मेट में देखेंगे, बिना जुड़े हुए सबको एक साथ नहीं लेके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारत में सब कुछ सही है, सब अच्छा तो हो रहा है, कहाँ कुछ गलती है, बल्कि पहले से बेहतर ही हो रहा है। एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है और ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हो रही। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हैदराबाद में एक कॉन्क्लेव में वो चीजें कही जो कि किसी भी ईमानदार, सेंसिटिव या चाहिए शर्मो हया वाली सरकार के लिए एक जबरदस्त गाल पर तमाचा है। लेकिन हम तमाचा उमाचा से तो ऊपर निकल गए, हमारी सरकारें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई डी पब्लिक स्क्रूटनी, मतलब कि जनता की गहरी उस पे है, नजर में है, और जनता का विश्वास इसके ऊपर से खत्म हो गया है क्योंकि इसका पॉलिटिकल मास्टर से जो नेक्सस है वो बेहद खतरनाक मकाम पे पहुंच गया है। और उसने ताकीद किया, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नेक्सस को जितनी जल्दी हो सके आप तोड़ें, वरना ये आपकी जो गरिमा है, आपका जो पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी, एक जमाने में जो हमारे पास केसेस आते थे उसमें सबसे ज्यादा अपील होती थी कि साहब राज्य की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, वो सत्ता के साथ है, लिहाजा सीबीआई से इंक्वायरी कराइए। आज हमारे पास बहुत कम लोग आते हैं, सीबीआई से इंक्वायरी कोई नहीं चाहता। ये गहरा तमाचा है कि सीबीआई का पॉलिटिकल मास्टर से एक ऐसा दुरभिसंधि, एक ऐसा नेक्सस है कि वो जिसको चाहेगा पकड़ेगा। सीबीआई को इस पे सोचना पड़ेगा। और इसी को देख के आपको याद होगा 6-7 महीने पहले मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्ट किया था कि आप पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन ला के इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी बनाएं, ऑटोनॉमस बॉडी बनाएं ताकि इसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। और उसने अपने उसमें लिखा था जजमेंट पे कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसको पिंजरे से आजाद किया जा सके। याद होगा आपको, कांग्रेस के जमाने की बात है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज्ड पैरट, कि पिंजरे में बंद तोता हो गया है सीबीआई। आज उस पर रिएक्ट करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अब तो कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं साहब, अब केज्ड पैरट नहीं है ये, अब ये तोता पिंजरे में बंद नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने सही कहा। अब वो पिंजरे में बंद नहीं है, अब तो खाली मालिक इशारा कर देता है और वो जाके जिसको चोंच मारना होता है, जिसका नाम मालिक कह देता है, उसके यहाँ जाके चोंच मार देता है। अब वो पिंजरे में नहीं है। शायद गृह कानून मंत्री सही कह रहे हो। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद भरोसा है कि वो सीबीआई से काम करवा सकता है? आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी का केस हुआ, गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व था, 4 किसानों को कुचला गया। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह उसमें ड्रामा करती रही, गिरफ्तार नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जांच शुरू हुई क्योंकि जो पहले की जांच थी वो कुछ थी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब उसकी जांच शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नहीं,
वो अपनी एसआईटी गठित की, अपनी एसआईटी जो कि पंजाब हाई कोर्ट के एक जज थे, उनकी सदारत में वो एसआईटी बनी और उसने जांच किया। उस जांच में चीख चीख के कल्पेबिलिटी दिखाई गई मंत्री के बेटे की। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि हाई कोर्ट में जब जमानत उसकी हो गई, उसके बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार नहीं गई। और आप ताज्जुब करेंगे कि आज जब ये केस आया, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आरोप लगाया, सीधा कहा कि आप कर क्या रहे थे, आप अपील में क्यों नहीं आए, उस समय क्यों नहीं आए। ये तो भला कहिए उन विक्टिम्स में से एक परिवार का जो कि जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, वरना राज्य सरकार जमानत खारिज नहीं कराती क्योंकि मंत्री का बेटा है। ये सीबीआई और ये हमारे संस्थाओं के प्रति सुप्रीम कोर्ट का भरोसा है, जो अब सीबीआई से जांच नहीं करवाती है। अक्सर आप देखेंगे कि अपनी एसआईटी गठित करती है और उससे जांच करवाती है, क्योंकि उसको भी सीबीआई पे भरोसा नहीं रहा। तो सीबीआई को जो सलाह दी थी, मुझे लगता है कि सलाह से ज्यादा जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए। सरकार कैसे एक्ट करेगी वो एक अलग बात है। अब एक और चीज देखिएगा, आईएमए अहमदाबाद बहुत प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। अचानक वहां खबर आती है कि भाई यहाँ की जो एडवाइजरी बोर्ड है उसने फैसला लिया है कि इसका लोगो चेंज किया जाए। लोगो क्यों चेंज किया जाए? उसमें लोगो में एक सैयद सिद्ध मस्जिद की तस्वीर है और उसमें संस्कृत का एक श्लोक है जिसका मतलब होता है विद्या विनियोगत विकास। जब विद्या में आप इन्वेस्ट करते हैं तो देश का विकास होता है। संस्कृत में था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी सैयद की मजार का मस्जिद है, सिद्धि सैयद मस्जिद है, लिहाजा आपने उसको बदला और ये फैसला हो गया और तब वहां के मैनेजमेंट को बताया गया। अचानक वहां पे सारे लोग नाराज कि लोगों ये सोच के बनाया गया, जब 1961 में आईआईएम लाया गया था अहमदाबाद, उसकी प्रेस्टीज को इस मकाम पे पहुंचाया गया, बिना हम लोगों से पूछे क्यों किया गया। 48 फैकल्टी मेंबर्स ने साइन करके इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ दिया। खैर अभी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है, अभी तो वो बरकरार रहेगा और वो लोगो अभी फिलहाल नहीं बदला जा रहा है। जरा सोचिए, एक प्रतीक, एक मॉस्क है, एक पवित्र जगह है, लेकिन उसपे सरकार को एतराज। ये मैं पैटर्न बता रहा हूं। यहां तक तो ये आपने देखा। अब दूसरा देखिए, नागपुर के एक वकील के खिलाफ ईडी ने छापा मारा है। ये जानते वकील कौन है? इन वकील की हिमाकत ये थी कि इन्होंने फडणवीस, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, उनके जो इलेक्शन कमीशन में स्टेटमेंट है अपने आय को लेके, अपने फैक्ट्स को लेके, उसके खिलाफ उन्होंने चुनौती दी थी कि साहब इन्होंने कुछ फैक्ट्स छिपाए हैं। इतनी बड़ी हिमाकत तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती, लिहाजा कुछ ही दिन बाद छापा पड़ गया। अब दूसरा इनके वो क्या है, योग्यता क्या है? जस्टिस लोया के मरने के केस में वर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ उसकी इंक्वायरी कराने के लिए यही वकील साहब गए थे कोर्ट में। पुराना दर्द है, तो लिहाजा ईडी तो आएगी, बिना ईडी के कैसे चलेगा। ये वो ईडी है जिसने पिछले 5 साल में 1700 छापे मारे हैं और जानते हैं कन्विक्शन कितना हुआ है? सिर्फ 9। ये छापे सिर्फ डरवाने के लिए होते हैं, ताकि वो आदमी लाइन पे आ जाए और उसके बाद वो बकरी बन के मे करना शुरू करे इस सत्ता के सामने। आप सिर्फ पैटर्न देखते रहिए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर के घर पे
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। आप गौर करेंगे, कुछ यूं लग रहा था सेंट्रल फोर्सेस वहां खड़ी थी, दिल्ली पुलिस खड़ी थी। जब वो बैरिकेड के ऊपर से फांद रहे थे तो वो हाथ जोड़ रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे कि भाई साहब उतर जाइए ना, अरे कहाँ आएंगे, छोड़िए ना, जाने दीजिए। कुछ इस तरह का भाव था, और वो भी तब जब एक सीआरपीएफ के जवान पे चोट लगी थी और उसके खून बह रहा था। तब भी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो कार्यकर्ता उपद्रवी हैं, जो कि मुख्यमंत्री के घर पे हमला कर रहे हैं, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के बैरिकेड फांद के आ रहे हैं, उस पे एक फुल गेंदवा भी चलाए। इतनी भी उनके, ताकि ये केचुआ हो, रीढ़ विहीन हो गई है ये पुलिस और ये सिस्टम। आप ताज्जुब करेंगे कि अरविंद केजरीवाल महफूज कैसे रहेंगे अगर ये स्थिति रहेगी। मैंने ईडी का बताया कि ईडी की स्थिति क्या है, आप गौर कीजिएगा। ईडी किस तरह छापे मारती है, रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है। आप किसी को छापे मार देंगे, और सिर्फ जो आपके खिलाफ है उन्हीं में आपको ईडी का स्कोप नजर आता है, और किसी में नहीं आता। मेरे ख्याल से ये गवर्नेंस का पैटर्न है। खैर, इस पैटर्न में आपको एक चीज और जो ऐड करते हैं, एक कोई गेरुआ वस्त्रधारी, कोई यति नरसिम्हानंद है। ये महोदय कल एक 500-800 की मीटिंग, एक जनसभा में बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि हिंदुओं हथियार उठा लो। इन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में मुसलमान प्रधानमंत्री होगा तो 40% हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा। ये व्यक्ति ये कह के निकल जाएगा, हथियार उठा लो। आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें अपराध उद्दीपन को बहुत बड़ा दोष माना गया, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इससे कम आरोप पे अगर वो भाजपा के खिलाफ है या उसका नाम कोई याकूब है, तो उसको कब की पुलिस उठा ले गई होती। लेकिन ये कोई गेरुआ पहने कोई एक आदमी है जो उठ पटांग बोल रहा है। इसके पहले भी इसको गिरफ्तार किया गया था, आजकल जमानत पे है। हरिद्वार में इसको गिरफ्तार किया गया था, बमुश्किल तमाम। और जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वाले से उसने कहा, अरे तुम चिंता नहीं करो, ये तो अपने ही है ना सब, ये पुलिस में सब ठाकुर साहब हैं। ये हिमाकत करके भी वो सरवाइव करेगा, और कोई ताजुब नहीं है कि वो किसी दिन में हिंदू का बड़ा अलमबरदार बन जाए। गीता मैंने भी पढ़ी है, और करीब 2-3 दशक पढ़ी है, गहराई से पढ़ी है, क्योंकि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं। लेकिन ये व्यक्ति हिंदू धर्म का नियंता बन जाएगा। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है? 40% लोगों को मार दिया जाएगा, ये बात, ये ऐलान कह रहा है, और हमारा सिस्टम सुन रहा है। ये इसका दूसरा पहलू है। तो आप पैटर्न देखें, इसके पहले आपको याद होगा तबरेज, अखलाक, पहलू खां, जुनैद, और अब इस तरह ये लोग उभर रहे हैं। और ये उभर के कभी ये कह देंगे कि साहब मीट हलाल नहीं होगा, हराम का होना चाहिए, और इस पे ये सारी दुकानें बंद करवा देंगे। कभी हिजाब पे करेंगे। तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अरुण शूरी की एक किताब आई है बहुत नई, और बहुत ही अच्छी किताब है, द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेस। बहुत अच्छी किताब है। उसके इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने एक किस्सा बताया, 2000 साल पहले की एक किताब का उन्होंने जिक्र किया है। उसमें कहा गया है कि अगर आप इस तरह की चीजों को, जो ये सत्ता का पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ देखेंगे, कुछ हल्का सा कहेंगे हाँ ये तो गलत है, इससे कुछ होगा नहीं। इसमें आपका विवेक जगना चाहिए। इसमें विवेक जगे और आप समझे कि गलती कहां हो रही है।
अगर आपने जिस तरह लोगों को उन पदों पे बैठाया जा रहा है, आप देख रहे हैं जजेस के लिए कितनी सरकार जद्दोजहद कर रही है कि उनके लोग आए, और इसके लिए जो कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस है रोक दिए जाते हैं, साल साल भर रोक दिए जाते हैं रीइटरेट करने पे भी, जबकि नियम है कि रीइटरेट करने के बाद सरकार की पावर्स खत्म हो जाती है, उसके बावजूद उसको रोके रखते हैं, क्योंकि जजेस अगर आ जाएंगे हमारे मतलब के, तो जो आखिरी हमारा मकाम है जिसमें जनता जाके कहती है कि साहब, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर के खीरी में उस तेली के बेटे को, जो हमारा गृह मंत्री है, उसको जमानत हो गई, किसी ने कुछ नहीं, कोई सरकार आगे अपील में नहीं आई, आया तो बेचारा जिसके घर के लोग मरे थे वो आया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और डांटा सरकार को कि आप आए क्यों नहीं। तो एक जो अंतिम हमारा होप था, लास्ट रे ऑफ होप, लास्ट ग्लिमर ऑफ होप, वो भी खत्म हो जाए, इसके लिए हम जजेस को भी अपने वाले जजेस लाएंगे। और ये अपने वाले हैं कौन? मुझे ऐतराज ना होता अगर ये अपने वाले शुद्ध बुद्धि के होते, तो ये हाईली इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं, एक सेट पैटर्न में सोचते हैं। इनको इस बात पे ऐतराज है कि सड़क का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम किसी खास उस धर्म के व्यक्ति के नाम पे क्यों है? यहां से इनकी सोच दूषित होनी शुरू होती है। तो आने वाले दिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि चीजें बेहद खराब हो रही हैं। और ये जो पैटर्न है, ये किया क्यों गया है? ये खास पैटर्न इसलिए किया गया है कि अमीर की, आप देखेंगे अमीरी बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इस देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए का बोतल बंद पानी पिया जाता है, बोतल बंद, आरओ वाला नहीं। उससे कम दाल, चावल और गेहूं की खपत हमारे गरीबों में होती है। जितना वो ऊपर का वर्ग बोतल का पानी पी जाता है, उससे कम हमारा पेट भरने का जो है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें कि फैट मिलता है थोड़ा बहुत, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ये जो चीजें हैं हमें वो कम मिल रहा है, बोतल बंद पानी उस वर्ग में ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो पैटर्न बड़ा साफ है कि या तो आप इस सरकार के साथ सजदे करिए, सरकार के सामने सजदे करिए, घुटने टेकिए, या आपकी आवाज अगर बुलंद है तो कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, इनको लुहा दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, और ये हाउंड्स की तरह आपकी तरफ बढ़ के आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो प्रक्रिया है, और इससे जब बचा तो आपके वो सारे जो सिंबल्स हैं उनको तथाकथित हिंदू संस्कृति के नाम से उसे जोड़ दिया जाएगा। इमरान खान भी तो यही कह रहा है ना। इमरान खान का कहना है कि उसकी गति इसलिए जा रहा है कि विदेशी ताकतों से। हमने देखा किसान आंदोलन को किस तरह विदेशी ताकतों से जोड़ दिया गया था, कोई अंतर नहीं है, पैटर्न सेम है। इमरान खान जब माइनॉरिटी में उसकी गवर्नमेंट आ गई तो उसने अचानक उठाया एक, पता नहीं कौन सी चिट्ठी उसके पास है, और वो बता रहा है कि साहब ये अमेरिका की साजिश है और ये सारे लोग पैसे खा के बैठे हैं और ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आर्टिकल 5 में जो सेक्शन 1 है, क्लॉज 1 है, उसके खिलाफ है। और ये क्लॉज 1 है क्या? दरअसल ये जनरल जियाउल हक के टाइम में ये वर्ड लाया गया था। और हकीकत ये है कि ये पूरा जो पैटर्न है इसमें लॉयल्टी टू द स्टेट लिखा है। अब ये लॉयल्टी स्टेट के लिए होनी चाहिए या इमरान के लिए होनी चाहिए? अगर हम गवर्नमेंट बदलने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, तो उसको कहा जाएगा कि साहब ये डिसलॉयल्टी है और लिहाजा ये देशद्रोह है। कमोबेश यही तो यहां भी होता है। डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, ये वर्ड तो हमारे यहाँ भी आईपीसी में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दिए, आईपीसी में है। लिहाजा दरोगा जी आपको पकड़ के ले जाएंगे कि सरकार के खिलाफ बात करते हो।
और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हालांकि वो जेर बहस है, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा कि इस इन वर्ड्स को हटाया जाए और वो सेक्शन ही हटा दिया जाए जो राजद्रोह का सेक्शन। पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको नजर आएगा, एक एग्रेसिव, लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, समाज में लुम्पेंस डेवलप करो और उनसे डराओ। एक तरफ ये करेंगे और दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई, ये सारे हाउंड्स की तरह आपके पीछे लग जाएंगे। अगर यही सबका साथ सबका विकास है तो आने वाले दिन कैसे होंगे आप सोचिए। और अगर आपको लगे कि हमें इस पे एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी बात, तो जरूर एक्सप्रेस करें। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।